शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके क्या विषय हैं इसके बारे में हम लोगों ने जो है सो बात किया था, ठीक है। और ये देखा था कि जो 22nd जो पार्ट्स है, जो 22nd पार्ट्स है, उस पार्ट्स के सब्जेक्ट और साथ ही जो 12 शेड्यूल्स है उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और उसको कैसे याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमने बात किया था और उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। अब आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत उस पर आपको थोड़ा समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन अधिनियम एंड संविधान संशोधन विधेयक। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CAA एंड CAB, ठीक है। अब यहां पे मैं CAA बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि सिटीजनशिप वाली बात नहीं कह रहा हूं, ठीक है। CAA का यहां पे मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और CAB का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। मतलब हिंदी में संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। अभी हमारे संविधान में अपडेटेड जो है अक्टूबर 2021 तक में 105 संशोधन हो चुका है, 105 संशोधन हमारे संविधान में हो चुका है। और जो 105वां संविधान संशोधन हुआ है, अधिनियम बना है, उसका जो विधेयक नंबर है वो 127 है, 127। अब थोड़ा हम लोग इसी पे बात करेंगे कि ये विधेयक और जो कानून है कि संविधान संशोधन विधेयक का अलग नंबर है और संविधान संशोधन अधिनियम का अलग नंबर है, ऐसा क्यों है, ठीक है। और पूरे तो नहीं, लेकिन लास्ट जो 3-4 जो हुए हैं यानी कि 100 के बाद के, तो इसमें एग्जाम में आप देखिएगा कि आपसे विधेयक नंबर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कानून ना पूछ करके विधेयक नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि विधेयक नंबर क्या है। तो थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे और ये दोनों जब समझ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया, ठीक है। भारत में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम जो हुए हैं वो क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से हैं, जिससे कि हमेशा रिपीट तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रिपीटेड तौर पे मतलब कि हमेशा जो है सो आपसे प्रश्न उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप देखने समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है और वो किस प्रकार से है। क्लियर है। तो सारे सब्जेक्ट्स आप लोग देख चुके हैं कल के क्लास में, ठीक है, कि पार्ट्स के क्या सब्जेक्ट्स थे और शेड्यूल्स के क्या सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं उसके क्या सब्जेक्ट्स थे। और उसमें हमने ये भी देखा था कि कौन से संविधान संशोधन के बाद जो है वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात करते हैं इस दोनों पे कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए एकदम, ये हम तुरंत कनेक्ट हो जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, तुरंत कनेक्ट हो जाता है, कारण कि खूब चर्चा में रहा था, ठीक है। CAA 2019 में खूब चर्चा में था, 19 में CAA रहा और 20 में कोरोना रहा, नहीं खूब चर्चा रहा ना इन दोनों का। तो आप देखते हैं कि ये CAA जो है, लेकिन यहां पे CAA का मतलब ये नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है।
तो अभी तक हमारे संविधान में 105 संशोधन हो चुका है, ठीक है, और इसके लिए 127 विधेयक लाए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आखिर अधिनियम का नंबर अलग है और विधेयक का नंबर अलग है। आप देखिएगा कि 99वां विधेयक तक, ऐसे कोई भी जब सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, जब कोई विधेयक लाती है, कोई भी विधेयक, तो उसका एक नंबर देती है। लोकसभा राज्यसभा में उसका एक नंबर पड़ता है, ठीक है, और उस नंबर से वो विधेयक जाना जाता है। लेकिन जो सामान्य साधारण विधेयक होते हैं उसके नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है एज ए स्टूडेंट, बिकॉज कि हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो सरकार का मामला है, सरकार समझती है, ठीक है। लेकिन संविधान से संदर्भित जो होता है वो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये हमें जानना जरूरी होता है, और साथ ही सरकार के लिए भी ये मैंडेटरी है कि सरकार यदि संविधान में संशोधन करने जा रही है तो सरकार उसके लिए एक नंबर बताए, ठीक है, एक नंबर दे। तो जब विधेयक आता है तो सरकार एक नंबर रिलीज करती है और उस नंबर से चीजें जो है सो डिक्लेयर्ड होती है, ठीक है। तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तक, ठीक है, ये समझिएगा कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, ये था कि जो हमारी सरकार थी, जो हम लोग बार बार बात किए भी हम एग्जाम्पल में पीछे, एनजेएससी के बारे में, न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, कि जो एनजेएससी था उसके लिए सरकार ने यह तय किया कि हमारे देश में जुडिशरी को जो है यह स्वतंत्रता दी गई है कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करे, जिस व्यवस्था का नाम है कॉलेजियम, ठीक है, ये इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। सरकार ने यह तय किया कि अब हम ऐसा करेंगे कि हम एक सिस्टम बनाएंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के मेंबर होंगे और दोनों मिल करके तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कैसे बनाया जाएगा। इसी के लिए 99वां संविधान संशोधन जो है बिल जो है सो लाया गया था, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी बिल जब लाया जाता है तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। और तो ये बिल जो है, आपको पहले मैंने बताया था कि बिल और एक्ट में एक अंतर होता है। नहीं, बिल जब तक लोकसभा राज्यसभा में है बिल है, राष्ट्रपति के यहां गया तब भी बिल है, राष्ट्रपति महोदय ने जब साइन कर दिया तो बिल बिकेम एन एक्ट, विधेयक कानून बन जाता है। तो कोई बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस में ला सकते हैं, आप उसको लोकसभा में भी ला सकते हैं, आप उसको राज्यसभा में भी ला सकते हैं, किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ठीक है। और इसके मतलब अगर लोकसभा में आया तो पास होकर राज्यसभा को जाएगा, राज्यसभा में आया तो पास होकर के लोकसभा को जाएगा। जब दोनों हाउस अपने यहां से पास कर देंगे तो लास्टली ये कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के यहां जाएगा, और प्रेसिडेंट महोदय ने यदि उस पर अपना साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कैब जो है, ये 99वां जो कैब है, इसको क्या हुआ कि लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति महोदय ने भी साइन कर दिया। अब राष्ट्रपति महोदय ने जब साइन कर दिया तो क्या हुआ, कानून बन गया ये, मतलब कि संविधान संशोधन हो गया, फाइनलाइज हो गया ये, ठीक है। तो इस समय तक 99वां संविधान संशोधन तक सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जितने नंबर का बिल है उतने नंबर का ही कानून है, ठीक है। यानी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पास हुआ उसके लिए जो बिल का नंबर है वो 99 ही है, ठीक है। लेकिन 99 के बाद क्या हुआ, 99 के बाद बहुत सारे विधेयक लाए गए संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है, और ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। कभी राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा ने पेंडिंग कर दिया, कभी लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा ने पेंडिंग कर दिया, कभी दोनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति महोदय ने पेंडिंग में लगा दिया। तो क्या हुआ कि पास ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम का विषय क्या है, जजों की नियुक्ति का मामला है, और उसके बाद जो है जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि कानून बना, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र हमें मिले।
अप्रोक्सीमेटली 111 गांव हमने बांग्लादेश को दिए और 51 गांव बांग्लादेश ने हमें दिए। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक था वो 119 नंबर का था। सोचिए, ये चला गया 119 पे। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इससे पहले सरकार ने और भी संविधान संशोधन करने के लिए प्रयास किया। ठीक है, और जब जब प्रयास किया तब तब एक नंबर मिला, लेकिन वो नंबर पास नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कि 102वां विधेयक लाया और वो पास नहीं हुआ तो सरकार ने रिपीट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर अगला बार अगर वो भी सब्जेक्ट आता है तो 103 नंबर पे आएगा। जैसे जीएसटी की मामला को अगर हम समझे तो जीएसटी कितना लेट से पास हुआ? जीएसटी का तो मामला बहुत पुराना था। ठीक है, तो जीएसटी के लिए बहुत बार विधेयक लाए गए लेकिन वो पास नहीं हो पाता था। ठीक है, तो उसके यहां से समस्या थी कि वो पास ही नहीं हो पाता था। ठीक है, बाद में जाकर के पास हुआ 122 नंबर पे। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए सरकार जो है सो प्रयास करती है, तो वो विधेयक लाती है। ठीक है, और जब विधेयक पास हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो वो कानून बन गया। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं कि अभी तक हमारे संविधान में 105 संशोधन हो चुका है, लेकिन विधेयक का जो नंबर है वो 127वां है, 127 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इतना बार ट्राई किया गया है और सफलता इतनी बार मिली है। ठीक है, जैसे कि 6 को चांस है यूपीएससी में जनरल कोटा को, तो ट्राई किया मान लीजिए 5 बार और 2 बार में सफलता मिला, एक बार में हो सकता है कोई नीचे का पोस्ट आया, दूसरा बार में आईएएस आईपीएस बन गया। समझ रहे हैं? तो वही मसला है कि ये जो है 105 बार पास हो गया, संविधान में संशोधन 105 बार हो गया और 127वें नंबर का ये विधेयक है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसे 119 नंबर का जो कैब था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये जब पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिया, तो ये 100 नंबर का क्या बन गया? एक्ट बन गया। क्लियर है? समझ में आई बात? ये हाँ बिल्कुल बंदी है, या कोई कुछ असफल हो गया और कुछ अभी भी पास नहीं हो पाया है। ठीक है, क्या? हाँ, विधेयक अभी जैसा कि हमने कहा कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, इन सभी चीजों को ब्रीफ में, कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सीएए एंड सीएबी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीए एंड सीएबी? कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या डिफरेंस है, यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि अभी तक हमारे देश में 105 संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, और जो 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो हमारे यहां पास हुआ है, यानी कि कानून बन चुका है, उसका विधेयक नंबर 127 है। ठीक है, तो यहीं पे विधेयक और कानून के अंतर की बात कर रहे हैं। तो उसको समझ लीजिए कि जब कोई भी विषय पर कानून बनाना होता है तो सरकार प्रपोजल लेके आती है। ठीक है, और प्रपोजल को सरकार दोनों हाउस में लेके आती है। ठीक है, मतलब पहले किसी एक हाउस में, उस हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस को ट्रांसफर होता है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। तो किसी भी हाउस से सरकार प्रपोजल ला सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सरकार ने प्रपोजल लोकसभा में लाया तो लोकसभा ने पास कर दिया, तो अब यह जाएगा राज्यसभा को, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया तब जाएगा राष्ट्रपति को। तो जहां तक मामला पास हो रहा है वहां तक बिल है, वहां तक क्या है? बिल है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने अपना साइन कर दिया, बिल बिकेम एन एक्ट। समझ में आया क्या अंतर है विधेयक कानून में? ठीक उसी प्रकार से संविधान को संशोधित करने का प्रयास 127 बार किया गया। ठीक है, लेकिन सफलता मिली है 105 बार। ठीक है, इसीलिए बिल का नंबर अलग है और अमेंडमेंट का नंबर अलग है। क्लियर है कि अमेंडमेंट जो हो चुका है वो 105 ये अलग है और जो बिल नंबर 127 वो अलग है।
ठीक है, तो सब समझ रहे गए आगे बात। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी कि भाई संविधान संशोधन विधेयक इतना और कानून इतना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी? ठीक है ना? नहीं तो फिर वही बात, जिसको समझ में आ गई उसको तो कोई बात नहीं, और जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसके लिए भी कोई बात नहीं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बट अगर आ गई तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं? पूरा लोकतंत्र है, मतलब आवाज दिन कुछ ही लोगों का आ रहा है, तो ठीक है ना? पूर्ण बहुमत। हाँ, तो ये पूर्ण बहुमत वाला, हमारा पूर्ण बहुमत का मतलब नंबर से नहीं है, वैसा मतलब है जैसे कि संविधान सभा का था। संविधान सभा ने सारे निर्णय मेजोरिटी से लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर कोई किसी चीज के साथ अगर नंबर्स कम है तो उसका बात नहीं सुना गया। संविधान सभा में सबकी बात सुनी गई। एक आदमी भी विरोध में था और बोला कि यह बात हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो संविधान निर्माता रुक गए और बोले ठीक है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे संविधान सभा आगे बढ़ी थी, ये क्लास वैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपकी सही है कि भाई आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अभी रुके रहेंगे यहीं पे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आएगा। ये संविधान में संशोधन करने का काम संसद ही कर सकती है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं पास हुआ तो नहीं पास हुआ। अगर कोई विधेयक यहां पे लोकसभा में नहीं पास होता है तो उससे क्या दिक्कत है? उससे हाँ, वो संबंध जो है ना, वो अलग संदर्भ है कि जब विश्वास मत लाया गया रहेगा और वो अगर लोकसभा से पास नहीं हो पाया तो फिर सरकार के पास, इसका मतलब विश्वास नहीं, फिर सरकार गिर जाएगी। कोई विधेयक अगर लोकसभा से नहीं पास होता है तो इसका मतलब सरकार पर इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान संशोधन विधेयक में अंतर समझ गए आप लोग। 127 अभी तक विधेयक लाया गया है और ये 105वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है ये 127वां नंबर के विधेयक से हुआ है। ये करंट में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, करंट के जब एग्जाम दीजिएगा तो आपसे विधेयक का नंबर पूछ लेता है, ठीक है, कि वो कौन से विधेयक के नंबर से पास हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ हाँ, क्या? तो वो कानून है ना, संविधान संशोधन थोड़ी है, कानून है। ठीक है, इसमें भी बात कर लेंगे ना। देखिए क्या है कि अब जैसे कि कुछ लोग, बहुत जगह विद्यार्थी मिलते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा हुआ तो इसका कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा विधेयक है? तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, सरकार ने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह की काम की आवश्यकता नहीं। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ उसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि उसका जो 370 था, 370, तो बेसिक मैं बात बता देता हूं, फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे 370 पे कि अंदरूनी बात क्या थी उसमें। लेकिन अगर एकदम 2 मिनट में अगर उसको समझे तो 370 के साथ क्या था कि 370 में ही बताया गया था कि 370 कैसे खत्म हो गया। ठीक है, तो उसमें यह बताया गया था कि राष्ट्रपति के आदेश से इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन वहां की जो संविधान सभा है वो इसकी अनुमति दे तो वहां का जो संविधान लागू हुआ था 1957 में जम्मू कश्मीर का 370, तो उसके बाद संविधान सभा खत्म हो गई। तो संविधान सभा ने यह अधिकार वहां की विधायिका को दे दिया कि अब वहां की जो विधायिका है जम्मू कश्मीर की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही डिसाइड करेगी। तो उसके बाद से जो है वहां की विधायिका नहीं चाहती थी ऐसा। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। लेकिन जिस समय यह हुआ उस समय का समय याद कीजिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और राष्ट्रपति शासन जब लगा हुआ था तो वहां के जो गवर्नर महोदय थे वो संभाल रहे थे शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो थे, अब चूंकि जब वहां पर किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो राज्य की विधायिका पर अधिकार केंद्र का होता है और राज्यपाल के माध्यम से वहां पे शासन करती है, यानी कि स्टेट का हेड उस समय राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने यह माना कि राज्यपाल वहां का हेड है अभी, तो लेजिस्लेटिव का हेड वही माना जाएगा
तो राज्यपाल से पूछा कि भाई 370 को खत्म कर दिया जाए। राज्यपाल महोदय ने कहा खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रपति ने कहा खत्म कर देते हैं, खत्म कर दिया। बहुत इजी लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा था। बट लेकिन आप जब थियरीज पढ़िएगा तो उसमें बहुत समस्याएं थी कि कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया कि राज्यपाल चूंकि वहां पे विधायिका नहीं रह काम कर रही है, अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राज्यपाल ही वहां की विधायिका का प्रमुख पार्ट है। तो राज्यपाल से परमिशन लेते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ठीक है कर देते, तो कर दिया, फिर हटा दिया। तो इसके लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी और कोई कानून जो है सो मतलब इसके लिए मतलब कोई अमेंडमेंट का आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं सर कि सिटीजनशिप जो 2019 वाला खूब चर्चा में है, इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? भैया कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी नागरिकता के लिए। ठीक है, जो 2019 का कानून बना था या अभी तक जो भी अपडेट्स हुए, मैंने पहले ही आपको बताया था एक क्लास में कि नागरिकता के संबंध में यदि कुछ करना है तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक सिटीजनशिप का प्रावधान है। लेकिन अगर कुछ भी चीजें अब करनी होती है तो सरकार ने एक कानून बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अब कोई भी नागरिकता के संबंध में रिफॉर्म करना होता है, नागरिकता के संबंध में कोई सुधार करना होता है, तो क्या किया जाता है? नागरिकता अधिनियम 1955 में काम किया जाता है। तो चूंकि नागरिकता अधिनियम 1955 एक कानून है, संविधान नहीं है, इसलिए नागरिकता के संबंध में अगर कोई संशोधन हुआ तो उसका नंबर यहां पे आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि कानून है वो। तो कानून में ना, कृषि कानून तो कानून है, संविधान में थोड़ी संशोधन हुआ है। ठीक है, तो जब संविधान में संशोधन होगा तो संविधान में संशोधन होगा संविधान में लिखित बातों के लिए, या संविधान में कुछ ऐड करना है तो, संविधान में कुछ सुधार करना है तो, जो आर्टिकल 368 है जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो उसके तहत हम ये करते हैं। ओके, तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। बिल तो है, कानून तो बिल हो तब तो कानून बना। एक्ट है, कानून है, संविधान संशोधन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। इंग्लिश हमको आता है, आप बोलिए हिंदी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बोलिए। संविधान संशोधन जो है तब से तो लिखे हुए ना, ये एक्ट लिखे हुए हैं, ये बिल लिखे हुए हैं। ठीक है, बोल रहे हैं ना, ये लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मेरे हिसाब से इंग्लिश में ऐसा दिया है। चलिए, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात? अभी कोई हो जिसको नहीं समझ में आई हो कोई बात, बिल, कानून, कोई मसला? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहां पे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन अधिनियम जो पास हुए हैं उसके और उसके फीचर्स के बारे में। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। हिंदी में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब देखिए, तो इसमें जो है जो अभी तक के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, उनका क्या फीचर्स है, मतलब ये क्या विशेषता है, वो थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमेशा रेगुलर बेसिस पे देखें। फिर ठंडा हो गया वहां। उस स्टार्टिंग में आ गया था। चलिए, वो आदत है, मतलब हमेशा हो जाता है। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब पिछले 6-7 साल से ऐसा हो रहा है कि ठंडा हो जाता है। हाँ? दुकान पे भी, मतलब दुकान पे भी अब से कोई मिल गया साथ में बात करे हाथ में लिए हुए, अब पता लगे ठंडा हो गया, नहीं तो हो जाता है, वो आदत हो गई है। खैर, तो एक जगह मैं जा रहा था, वहां पे एक व्यक्ति था जो मतलब ये सारा चीज करते थे बेचारे।
बूढ़े आदमी थे। हाँ तो मैं मतलब बता रहा हूं, वो क्या करते थे कि वो मतलब इसमें पानी मिला देते थे पूरा, और फिर हमने भाई तो पी क्यों रहे हो फिर, मतलब जब इसमें पानी ही मिला दे तो ना तो अब तुमको कोई स्वाद मिलेगा फिर भी, लेकिन वो तो सर हमको इसमें मजा आता है। अब मजा की अलग ही बात है, किसी को कहीं आता है किसी को कहीं आता है। नहीं नहीं तो खैर, तो ये जो है अब इसमें क्या है, तो हम लोग दो चीज देखेंगे। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, और ये फीचर, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इधर अधिनियम, इसमें एक चीज जोड़ लीजिएगा, ईयर, ठीक है, ईयर साल जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और यहां पे फीचर्स विशेषताएं, ठीक है, ये संविधान संशोधन वर्ष, हेडिंग बना लिया सभी लोग, ठीक है, कर लिया है। तो जो हम लोग देखेंगे पहले, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट 1951, ठीक है, तो इसके लिए, तो इसके बारे में तो हम लोग कल भी बात किए थे ना, 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में ये हुआ था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1951 में संशोधन हो गया, ठीक है, 1951 में हमने संविधान में एक संशोधन कर दिया, ठीक है, और इससे जो है ऐड हुआ 9वीं अनुसूची, नहीं 9th शेड्यूल जो है वो यहां पे ऐड हुआ, ठीक है, 9वीं अनुसूची ऐड हुई, ठीक है, और ये 9वीं अनुसूची जो है 9th शेड्यूल, इसका सब्जेक्ट भी क्या था इसमें, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म जो था वो इसका सब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं कि चूंकि ये क्या मामला था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो मूल अधिकार था, और सरकार ने कानून बनाया, कानून बना करके सरकार क्या कर रही थी, संपत्ति ले रही थी, जमीन ले रही थी भूमिहीन लोगों को देने के लिए, तो जो जमींदार वर्ग था उसका फंडामेंटल राइट का एबोलिशन हो रहा था, वायलेशन हो रहा था, तो वो कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ने उसको प्रोटेक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोटेक्ट किया तो सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, भूमिहीन लोगों को जमीन देनी थी, तो सरकार ने कहा कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, और संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया, भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल दिया कि समीक्षा नहीं कर सकते हैं, तो इसकी समीक्षा की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई, ठीक है, रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब सरकार जो है सो अमेंडमेंट यहां पे करने लगी। हालांकि वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि 9वीं अनुसूची के सब्जेक्ट का रिव्यू होता है, ठीक है, वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि अब कोर्ट इसका रिव्यू कर सकता है, क्योंकि यहां पे स्थिति ऐसी थी कि सरकार ने इसको अपना एक हथियार बना लिया था, कुछ भी किया, और लग रहा है कि सरकार अगर कोर्ट इसको नहीं पास होने देगा, कोर्ट इसको लागू नहीं रहने देगा, तो सरकार क्या करती थी, इसमें इसको डाल देती थी 9वीं अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट समझ गया सरकार का गेम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 9वीं अनुसूची भी जो है वो रिव्यू के अंदर में आएगा और इसको हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, पहले पहले अब कर सकता है, ठीक है, हाँ, ये मिनरवा मिल्स के बाद, ठीक है, तो यहां पे अब स्थिति ऐसी है कि ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, तो वो उस समय नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो है सो हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रथम में ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए 7वां, ठीक है ना, 7वां भी कल बात किए थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे इसमें थोड़ा सा और। 7वां 1956 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है, हां, तो इसमें क्या किया गया, राज्यों का जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। कल हमने आपको एक बात बताया था कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय राज्यों की एक मतलब कुछ समय के लिए, पटेल साहब गृह मंत्री थे, तो
तो उन्होंने क्या किया कि राज्यों का एक वर्गीकरण किया, ABCD 4 ग्रुप्स बनाए, ठीक है, और उस ग्रुप को बना करके जो है सो उसको रखा, ठीक है, और उसी के अंतर्गत शासन हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। तो 1953 में बना था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, और उसी के सिफारिश के बाद 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम से ही हुआ था। तो जो ये वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण को क्या किया गया, क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज अबोलिश्ड, ठीक है, जो राज्यों का वर्गीकरण था उसको समाप्त कर दिया गया, वो खत्म हो गया, हाँ वो खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये 1956 की बात है, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो हुई इसमें क्या हुई, कहा गया कि एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत, मतलब एक जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक राज्य आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जो हाई कोर्ट है वो एक से अधिक राज्यों को देख सकता है, ठीक है। साथ में यह भी कहा गया कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रावधान इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। तो किसका, हाई कोर्ट का प्रोविजन। तो अभी देख लीजिए, अभी देश में कितना हाई कोर्ट है, 25 है, और स्टेट की संख्या कितनी है, तो ये प्रूव करता है इस बात को, ठीक है, कि राज्य ज्यादा है लेकिन हाई कोर्ट्स कम है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो दूसरे हाई कोर्ट से संचालित होते हैं। तो ये व्यवस्था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया था, ठीक है, तो वहीं पे किया गया था, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स के साथ साथ गवर्नर्स का भी, ठीक है, गवर्नर्स भी जो है, राज्यपाल भी जो है, इनके लिए क्या प्रोविजन हुआ कि एक से अधिक राज्य के राज्यपाल एक आदमी एक समय पे हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस भी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट्स और गवर्नर के संदर्भ में। समझ रहे हैं कि क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का हुआ ये था कि 4 ग्रुप्स बनाया गया था स्टेट का, ठीक है, पटेल साहब ने बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होने लगा डिमांड इंडिया में कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कमेटियां बनी, ठीक है। इसमें एक लास्ट कमेटी 1953 में बनी थी, फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे राज्यों का गठन होना स्टार्ट हुआ। तो जो पुरानी व्यवस्था थी ABCD करके जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। अब एक ही ग्रुप बनाया गया और उसमें रखा गया 6 राज्य, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम पे। और फिर धीरे धीरे करके अभी देखिए कितने राज्य हो गए हैं, नहीं, वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से किया गया था। क्लियर है, समझ में आ रही सबको बात। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि एक राज्य से एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों को देख सकता है और एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर वो मतलब ये देखा गया कि मतलब अभी तक जो ग्रुप्स हैं तो बहुसंख्यक जिस भाषा के लोग थे उसको उसमें रखा गया। लेकिन फिर आप देखिएगा कि जब 14 के बाद जो 15वां राज्य जब बना, ठीक है, गुजरात से अलग होकर के जो है सो महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना, तो वहां बंबई वाले स्टेट में तो जो मराठी लोग थे, गुजराती लोग उसमें रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमको, तो गुजराती लोगों ने कहा कि हमको अलग कर दो, ठीक है। तो फिर वो पहले से मुंबई स्टेट था तो सेपरेट कर दिया गया कि गुजरातियों के लिए गुजरात दे दिया गया और जो है सो आपको मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र रख दिया गया, ठीक है। तो भाषा के पहले जो बनाया गया तो उसमें बहुसंख्यक भाषा के लोग जहां पे थे उसको देख करके रखा गया था। फिर वही तो आगे बढ़ता चला गया। आपके बिहार से ना झारखंड बना, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ना उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से ना छत्तीसगढ़ बना, तो वैसे करके फिर सेपरेट सेपरेट करते चला गया, ठीक है।
हालांकि उसमें एक चीज बात कही गई थी कि भाई भाषा के आधार पर आप बनाओगे जरूर, फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेस पे जरूर होगा, लेकिन किसी लैंग्वेज का सुपरमेसी नहीं होगा। मतलब कि उसमें हर भाषाई के लोग रह सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये चूंकि उस समय इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था कि सरकार को मानना पड़ा, जैसे मैंने बताया था कि श्री राम पोटीलू दक्षिण भारत के एक नेता थे, उनका डेथ हो गया था, भूख हड़ताल कर रहे थे और उनका डेथ हो गया था, तो अब सरकार विवश हो गई कि अब तो हमको लैंग्वेज के बेस पर यह करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लीजिएगा 31, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया गया? तो 1973, ठीक है, 1973, ओके। इसमें क्या किया गया कि लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो लोकसभा का ध्यान रखिए, क्या किया गया था? 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, ठीक है। जो नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स या जो पार्लियामेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो 525 से 545 कर दिया गया था, ओके। वो विधानसभा है, मतलब कि राज्यों के लिए भी फिक्स किया गया था, लेकिन यहां पे आप संसद का ध्यान रखिए क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे आप पार्लियामेंट का ध्यान रखिए, लोकसभा में 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट 36, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1975, 1975, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, फुल स्टेट का स्टेटस जो है सो मिल गया था। किसको? सिक्किम को, ठीक है। और सिक्किम जो था वो 22वां स्टेट बना था भारत का, ठीक है। जो 22वां राज्य बना था भारत का वो सिक्किम बना था, ठीक है। किससे? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है। सिक्किम को जानते हैं आप लोग, क्या स्थिति था सिक्किम का? चोग्याल वंश के अधीन था, राजतंत्र में था वो, ठीक है। उसकी जनता ने कहा कि भाई हमें अब भारत संघ में शामिल होना है, ठीक है। तो इस 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से सिक्किम जो था पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया, ठीक है, और 22वें नंबर का राज्य है, ठीक है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह 36 है, आगे मैं एक बताऊंगा आपको 56, ठीक है। ये 36 से आगे बताऊंगा 56, तो 56 से गोवा पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक है। 36-56 ऐसे ध्यान रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से सिक्किम पूर्ण राज्य बना था और 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 से गोवा पूर्ण राज्य बन गया था। आगे आएंगे उस पे, बस यहां पे 36-56 रिलेशन के लिए मैंने बता दिया आपको, ओके। तो यहां पे ये चीज यहां पे हो गई, ठीक है। क्या पूर्ण राज्य से? ऐसे बिहार है, वैसे सिक्किम है। हाँ, उससे पहले वो जो था वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, संरक्षित था हमारे द्वारा, हम उसको संरक्षित करते थे, लेकिन उसके इंटरनल सिस्टम में हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। नहीं, डोमिनियन नहीं था। हाँ, उसी में था, लेकिन वो प्रोटेक्टोरेट था, संरक्षित राज्य था, संरक्षित था, ठीक है। और उसके इंटरनल शासन में हम लोग इंटरफेयर नहीं करते थे, उसका एक्सटर्नल मामला हम देखते थे, इंटरनल में हम कुछ भी देखते नहीं थे, ठीक है। तो यह 22वां स्टेट था, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम से ऐसा हुआ, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब आइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके लिए एक अलग पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लीजिएगा, इसको लघु संविधान कहते हैं। इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है यह। ठीक है, अब लघु संविधान क्यों कहते हैं, तो बहुत बड़ा हेरफेर किया गया, बहुत बड़ा मतलब बदलाव किया गया था इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया था, इसलिए क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो आप लोग को पीछे में हमने बताया था कि मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो मूल कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी, ये इसी के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य इसी के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और जो पार्ट 4A भाग 4 क जो है और आर्टिकल 51A, ये सब इसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 क और जो है सो अनुच्छेद 51 क, ये सब जो है सो इसके तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। और स्थिति देखिए, यह समय ऐसा था जब देश में क्या था जी, आपातकाल लगा हुआ था। और मैडम प्राइम मिनिस्टर थी यहां पे, मैडम प्राइम मिनिस्टर जानती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो थी देश की प्रधानमंत्री। और उसी समय ये संशोधन हुआ और इसीलिए बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज हुआ। ठीक है, बहुत सारा बदलाव इसमें किया गया था। ठीक है, तो पहला ये देख रहे हैं कि क्या था, मूल कर्तव्य जो है सो जोड़ा गया। दूसरा चीज कि आप देखें कि जो हम लोग अभी प्रस्तावना की बात कर रहे थे, तो प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये तीनों वर्ड इसी के तहत जो है सो ऐड किए गए थे, यानी सोशलिज्म, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता। ठीक है, सोशलिज्म, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, सब कहां जुड़े गए थे, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो ये भी प्रियम्बल जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोग बात किए थे इसका, पिछले क्लास में जब प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो बात किए थे कि ये कैसे यहां पे कनेक्ट होता है। ओके, उसके बाद मैडम प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि इसमें यह व्यवस्था बनाया कि राष्ट्रपति सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये कानून पास किया गया, ये कहा गया, इसमें शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि सरकार कुछ भी कहेगी तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार का जो, गवर्नमेंट का जो एडवाइस था वो इंफोर्सेबल हो गया, प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी हो गया। ठीक है, तो सलाह बाध्यकारी। ठीक है, मतलब जो एडवाइस था, एडवाइस इंफोर्सेबल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए सलाह क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। लिख लीजिएगा, याद रखे पड़तो। हाँ, मैं तो कहानी सुन ले बोले 3 दिन बाद खत्म। हाँ, क्या, हाँ, तो बात है तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं समझे आप, बात नहीं समझे। कोई भी बात हो, कोई भी कानून हो, हाँ, 1976 के पहले बाध्यता नहीं थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेगा, वही तो बात हो गई ना यहाँ पे, वही तो बताया जा रहा है आपको। पहले सुन लो, पहले सुन लो, यहां पे क्या बात है, इसमें यह कहा गया कि कोई भी कानून सरकार जो है कुछ भी बनाती है, कोई विधेयक या कोई भी निर्णय लेती है और जो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए बाध्य हैं।
राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। इसमें इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि सरकार कोई भी बिल बनाती है, कुछ भी बनाती है, और जब वो साइन करने के लिए जाता है तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जो है ना कि पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, तो वो राइट नहीं था, गया तो साइन करिए। उससे पहले ये बाध्यकारिता नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उन्होंने ये इसमें प्रावधान रखा कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय साइन करने के लिए बाध्य हैं, वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। यही बात है, समझ में आई बात? क्लियर होगा ना? क्या फिर वो नहीं बताया। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कानून जब सदन से पास हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसा निर्णय लिया गया और निर्णय जब गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति उसको रिटर्न नहीं कर सकते इस अमेंडमेंट के माध्यम से। अब हाँ, वो वीटो अलग चीज है। ठीक है, वीटो पे जब आएगा तो वीटो पे बात करेंगे। ठीक है, यहां पे सामान्य तौर पे जब कोई विधेयक ऐसा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, ऐसा यहां पे प्रोविजन किया गया था। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही फिर 44वां संविधान संशोधन होगा तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। क्या नहीं, इसके कारण से नहीं कि वो सब मान लेते, उसके बाद भी बहुत सारे थे जो उन्होंने रिक्रिएट किया कि अभी 42 पढ़ रहे हैं ना, अभी तुरंत 44 में जाएंगे तो ये जो रीजन में बता रहा हूं वो कैंसिल हो जाएगा, अभी तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ये 76 में ये बात हुई और जैसे ही 78 आएगा, जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता पार्टी 44वां संविधान संशोधन करेगी और इसको वापस ले लेगी और कहेगी कि राष्ट्रपति को एक मौका दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को एक मौका मिलेगा कि राष्ट्रपति कोई अगर विधेयक कोई विचार के लिए जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, और फिर अगर वो जब जाता है सुधार के साथ या सुधार के बिना भी तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। इसी सभी स्थितियों को देखते हुए तो इस बार बीपीएससी ने मेंस में पूछा था कि क्या रबर स्टांप है राष्ट्रपति। बीपीएससी के मेंस के पेपर को देखिए, पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टांप है कि जो चाहिए वो बनवा लीजिएगा आप राष्ट्रपति से, तो ये इसी स्थिति पे पूछा गया था। ठीक है, लेकिन रबर स्टांप नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके अलग कारण है कि कैसे आपको प्रूव करना है कि राष्ट्रपति रबर स्टांप नहीं है। तो उसके जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का, तो वहां पे बताएंगे कि राष्ट्रपति को रबर स्टांप कैसे नहीं मानेंगे। बीपीएससी भी आजकल ऐसे शब्द उठा रही है। पिछली दफा गवर्नर को कठपुतली वर्ड यूज किया। ठीक है, गवर्नर के लिए कठपुतली वर्ड यूज किया। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए रबर स्टांप। तो ऐसा वर्ड यूज होता है। तो जब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को देखिएगा, जब इसके कार्यों को देखिएगा तो समझ में आएगा कि राष्ट्रपति रबर स्टांप नहीं है। ठीक है, हाँ, अब अलग बात है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, जनता को प्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंट नहीं करता है वो, और प्राइम मिनिस्टर जनता के बीच से चुन के आता है। तो इसलिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम लोग रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि को थोड़ा ज्यादा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में प्रत्यक्ष रूप से चुन के आ रहा है, तो जनता के हितों को ज्यादा अच्छा से समझता है। ठीक है, और वो राष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक है, राष्ट्र का, देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ठीक है, तो उसको हम तमाम ऑनर और सम्मान देते हैं और उसके तमाम राइट्स हैं। तो हमारे बीच शक्तियों का कहीं पे केंद्रीकरण नहीं है, बल्कि शक्तियों का समायोजन है। ठीक है, पावर को बैलेंस किया गया है सभी जगह पे। ठीक है, और अगर हमें यह दिखता है कि प्रधानमंत्री या सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, तो वो इसलिए है क्योंकि सरकार सीधे जनता के बीच से आती है, और हम लोग डेमोक्रेसी में है, रिपब्लिकन कंट्री है, तो जनता के जो जनता से कनेक्टेड है उसको ज्यादा शक्ति मिला हुआ है। ठीक है, बाकी विशेष बात राष्ट्रपति में वहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया था, राष्ट्रपति को, हाँ हाँ हाँ, कौन सा एग्जाम्पल? आप एग्जाम्पल के रूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि आप ये नहीं मान सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति रबर स्टांप है, ये आपको नहीं मानना है। ठीक है, अपने तर्कों से आपको ये प्रूव करना है कि राष्ट्रपति रबर स्टांप तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी सो उससे करा लेंगे।
ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा है कि अब एक जो है नो डाउट कि ये दिखता है प्रैक्टिकलिटी में कि राष्ट्रपति के पास पावर्स का मतलब जो सरकार कहती है वो राष्ट्रपति करता है, तो एक प्रकार से ये शक्ति का समायोजन किया गया है, बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, ठीक है, संतुलित किया गया है इसको। इसमें ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है, और आप पावर गिना सकते हैं राष्ट्रपति के, हालांकि फिर उसमें आप देखिए कि सब कुछ वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही करता है। आर्टिकल 52, ठीक है, और आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74, इस सबको एक साथ मिला के पढ़ने पर बातें क्लियर हो जाती हैं। 52 कहता है कि राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर अंतर्निहित होंगी। ठीक है, और 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और उसके सलाह सहयोग और परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस संवैधानिक प्रक्रिया पे काम होता है, इसमें कोई रबर स्टाम्प नहीं है। ठीक है, तो और बातें हैं, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझेंगे कि उसमें क्या है। फिलहाल यहां पे समझिए कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया गया, इंफोर्सेबल बना दिया गया। ठीक है, यहां पे क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। ठीक है, इंफोर्सेबल। ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट को इंफोर्स कर दिया गया कि भाई आपको बात जो है सो माननी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हुआ, तो एक चीज और हुआ इसमें ड्रामेटिकल, कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 इयर्स, उसको बढ़ा के 6 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा का ना कि 5 साल, तो इसमें कर दिया गया 6 साल। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा जो स्टेट असेंबली जो है वहां भी जो 5 ईयर से एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया, 6 ईयर्स। ठीक है, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल किया जाता है, विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जाता है। ठीक है, तो टेन्योर जो है क्या, क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, दोनों का किया गया, दोनों का 5-5 था, दोनों का 5-5 था और दोनों का एक्सटेंड करके 6-6 कर दिया गया। ठीक है, कि इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 साल का होगा। ठीक है, ये कर दिया गया कि जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 6 साल का होगा। ठीक है, लोकसभा विधानसभा सबका जो होगा वो टेन्योर 6 साल का होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा को समवर्ती सूची में इसी में डाला गया था। जो शिक्षा है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जो एजुकेशन है तो इसको इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, पहले राज्य सूची में हुआ करता था। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया, मतलब कि अब दोनों ही लोग इस पे जो है सो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है काम जो है यहां पे किए गए। ठीक है, अब इसके अलावा और भी बहुत से, लेकिन ये जो है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि इसी वजह से क्या होता है कि इसको कहा जाता है कि भाई ये क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, गणपूर्ति। ठीक है, हाँ, कोरम। ठीक है, कोरम की बात की गई, कोरम को खत्म करते हैं। सोचिए मतलब क्या सिस्टम था, क्या प्लानिंग क्या था, क्या क्या करना था, क्या था देश में भाई, कोरमो खत्म कर दिए। उसमें प्लानिंग ये था कि कोरम खत्म, गणपूर्ति भी नहीं। गणपूर्ति क्या होता है, तो गणपूर्ति हर सदन का एक न्यूनतम संख्या है, मिनिमम नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक नियम बना दिया कि कम से कम 40 लोग प्रेजेंट होंगे तभी क्लास चलेगा, नहीं तो क्लास ऑफ रहेगा। तो ये यहां की गणपूर्ति हो गई, मिनिमम इतनी चाहिए, इतना अगर नहीं होगा तो क्लास नहीं चलेगा। तो एक गणपूर्ति पहले से था 1/10। ठीक है, जो कि अभी भी है। ठीक है, 1/10 की मतलब जो हाउस जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर जो भी हाउस है, तो वहां गणपूर्ति पूरा होगा तभी काम होगा, नहीं होगा ना तो चेयरमैन जो है सो उस दिन छुट्टी कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको भी क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। गणपूर्ति जो था, कोरम जो था, कोरम को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि 2 आदमी आए लो तो काम हो जाएगा। 2 आदमी आया, चलिए बैठिए काम खत्म कीजिए, 1 आदमी आया काम खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था
समझ में आ रही बात कि गणपूर्ति कोरम खत्म कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे सब लोग? कोरम क्या है? किसी भी सदन में सदस्यों का न्यूनतम संख्या, वो न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरा होगा तो काम होगा सदन में। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो काम नहीं होगा। तो हर जगह पे, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने क्या कहा कि कोरम को खत्म करते हैं। ठीक है, तो कोरम का नंबर जो है सो गणपूर्ति खत्म हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, और ये बात था 1976 का, देश में आपातकाल था और ये सारा काम हो रहा था। ठीक है, इसलिए जो है सो इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन 77 में चुनाव हुआ और 77 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव के पीछे की एक कहानी थी हमारे इस बिहार से जयप्रकाश नारायण जी की, जेपी मूवमेंट। ठीक है, जेपी आंदोलन हुआ और इस जेपी आंदोलन का रिजल्ट यह हुआ कि 77 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी अपना ही सीट हार गई रायबरेली से, और वहां से उनको हराया राजनारायण ने। ठीक है, राजनारायण जी ने उनको हरा दिया। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री बने थे भारत सरकार के, तो हरा दिया। उसी टाइम बीबीसी ने एक गीत प्रसारित किया, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। ठीक है, क्योंकि रायबरेली से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, इवन मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना सीट हार गई, क्योंकि बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था देश में, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लोगों को। तो आंदोलन के प्रभाव से इंदिरा जी का सरकार गिर गया, इंदिरा जी की सरकार हार गई चुनाव और सरकार बनी जनता पार्टी की। और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई सेंटर में। पहली बार 1977 में नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो जब बने तो सब लोग त्रस्त थे इस सारी चीजों से, तो अब इसको ठीक करना था। तब इसको ठीक करने के लिए लाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, अब इसका तो पहला टारगेट यही था कि जो कुछ भी किया गया है इंदिरा जी के द्वारा, क्या करना है उसको खत्म कर देना है। ठीक है, अब उसको खत्म करके जो है सो क्या करना है, नई व्यवस्था को लानी है या फिर जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को बहाल करना है। ठीक है, तो मुख्य तौर पे तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ इसमें हुआ था उसको खत्म किया गया। ठीक है, मतलब कि 2 ही साल में जो इन्होंने किया था, नई सरकार आई मोरारजी देसाई की सरकार, और उसने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पास किया और उन चीजों को खत्म कर दिया। ठीक है, और पुरानी व्यवस्था को पुनः जो है सो बहाल कर दिया। ठीक है, हालांकि सब चीजों को नहीं खत्म किया था, जैसे कि मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है ना। तो सबसे पहले क्या किया, तो इसमें जो कुछ चीजें हुई, तो लोकसभा और विधानसभा वाला जो कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसको वापस 5 साल कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये जो एक्सटेंड किया गया था टेन्योर, उसको फिर से 5 पे ला दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति को जो इंफोर्स किया गया था, बाध्यकारी बनाया गया था, उसको एक बार रिटर्न करने का राइट मिल गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि नहीं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अगर कोई प्रपोजल आता है और उनको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू करने का जो वहां पे कहा गया था कि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, वो चीज खत्म कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो एक बार भेज सकता है। हां, लेकिन अगर फिर दोबारा वो विधेयक आता है, उसी रूप में आता है, बिना किसी सुधार के भी आता है, तब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। सुधार अगर कर दिए तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं किया तो भी मानना है। ठीक है, तो जो पहली दफा में ही जो बाध्यकारी बनाया गया था, इंफोर्स किया गया था, उसमें क्या कर दिया गया, कहा गया कि भाई पुनर्विचार जो है सो के लिए आप भेज सकते हैं। ठीक है, रिव्यू के लिए सरकार को वापस एक बार भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दोबारा अगर आएगा तो वो इंफोर्सेबल होगा, फिर बाध्यकारी होगा, फिर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे किया गया। नेक्स्ट, हाँ,
नहीं भेजते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बाध्यकारिता नहीं था, वो उनके चॉइस पे होता था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता नहीं था। यहां से जो हुआ ये मतलब यहां पे जो सिस्टम हुआ या 76 में जो सिस्टम हुआ कि बाध्यकारी किया गया, ऐसा पहले नहीं था, ठीक है। हाँ, वो सेंड कर सकते थे, फिर अपने मतलब सहमति और समायोजन के साथ काम होता था उसमें, ठीक है, कोई बाध्यकारिता नहीं थी, कोई इंफोर्समेंट नहीं था किसी प्रकार का। ओके, इंफोर्समेंट की कहानी शुरू हुई, आते हैं राष्ट्रपति पे आएंगे तो उसमें पर्याप्त डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति चैप्टर पे आएंगे तो राष्ट्रपति में बात करेंगे कि उसका जो सस्पेंसिव वीटो है, जो उसका एब्सोल्यूट वीटो है, जो उसका पॉकेट वीटो है, किन परिस्थितियों में कहां पे यूज करेगा, बात करेंगे वहां पे पर्याप्त, ठीक ना। तो ये यहां पे उसको मिला गया पुनर्विचार। हाँ, हाँ तो बिल्कुल वो तो ट्रूथ है। अरे ये जो बात है कि राष्ट्रपति ने क्यों किए, उस समय के जो राष्ट्रपति महोदय थे, ठीक है, वो कहता है कि वो एकदम अभी ये चल रहा है, वो मतलब उनको साइन करना था, कर दिए, प्रभाव में थे, ठीक है, प्रभाव में थे तो करना है, ठीक है। अगर वो थोड़ी लड़ाई थोड़ी चल रहा है वहां पे कोई आप वो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ जो आदमी है वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ठीक है, और वहां पे कोई लड़ाई नहीं चल रहा है कि वहां पे अपना एक संविधान संशोधन विधेयक है, आपको वहां पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये वहां पे जैसे कि दो चीजें होती है जिसमें कि आप रिव्यू के लिए आप नहीं भेज सकते हैं, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में उनको साइन करना था तो साइन किए, वो उनको साइन करना था। जुडिशरी का भी उस समय नहीं सुन रही थी तो न्यायपालिका क्या करेगा, उस समय मैडम इतने पावर में थी कि जुडिशरी का भी नहीं सुनती थी। जुडिशरी, उनका चुनाव क्षेत्र रद्द कर दिया था जुडिशरी ने, तो उसको ईगो में ले लिए थे, उनका चुनाव रद्द हुआ था तो उनको भी ईगो पे ले लिए थे, ठीक है। तो वो उस समय किसी का सुन नहीं रही थी, ठीक है, वो चाहे कोई सिस्टम हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही तो आंदोलन हुआ ना, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद जनता को लगा कि भाई ये उसी तो उससे पहले देश में मीसा लगा हुआ था, उससे पहले देश में मीसा लगा हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके शक के आधार पर पकड़ के जेल में लोग को बंद कर दिया जाता था, ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट के जैसा, जो 1919 का रॉलेक्ट एक्ट था वैसा कानून था वो। तो लोग उससे त्रस्त हो गए थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में थे, तो फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि आगे जाकर के उसको बदला गया और लोगों के मन में भी भय आ गया, डर हो गया कि ऐसे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट चलेगी तो दिक्कत होगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसको चेंज किया गया, उसको बदला गया और चीजें जो है सो अलग तरीके से फिर से कंटिन्यू की। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, पुनर्विचार के लिए एक बार राइट्स जो है सो प्रेसिडेंट को दिया गया। कोरम की स्थिति पुनः बहाल कर दी गई, कोरम फिर से लागू हो गया, जो कोरम वहां पे खत्म किया गया था वो फिर से लागू हो गया, गणपूर्ति लागू कर दिया गया, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे एक चीज यहां पे हुआ, जैसे कि जो आपातकाल लगता था तो आपातकाल के 3 नियम थे मूल संविधान में कि आपातकाल लगेगा अगर तो कब लगेगा, तो युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में। ये 3 कारण थे। तो यहां पे कहा गया कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द अब नहीं रहेगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को खत्म कर दिया गया कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अब आपातकाल की घोषणा नहीं होगी देश में, ठीक है। उसके जगह पर नया वर्ड लाया गया सशस्त्र विद्रोह। कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह अगर होता है, आर्म्ड रिवेलियन, तो वैसी स्थिति में आप आपात की घोषणा कर सकते हैं, आंतरिक गड़बड़ी के इसलिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी वाला जो वर्ड था उसको हटा दिया गया, ठीक है, और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह ऐड किया गया। पहले के 2 बने हुए थे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये बना हुआ था, ठीक है, और ये जो है सो सशस्त्र विद्रोह लाया गया और आंतरिक गड़बड़ी हटा दिया गया, ठीक है। तो अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर कोई जो है सो, क्योंकि इंदिरा जी ने जो लगाया था लास्ट टाइम इमरजेंसी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे ही लगाया था, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, ये कौन जानता है?
अब मान लीजिए कि अगर देश में यहां पे मान लीजिए कि कुछ आंतरिक गड़बड़ी है, तो आंतरिक गड़बड़ी में कुछ भी हो सकता है ना, अपने अपने हिसाब से उसका मतलब समझ सकते हैं, कोई फिक्स्ड मतलब नहीं था उसका, और उसी का कहीं ना कहीं वहां पे लाभ उठाने का प्रयास जो है सो किया गया था। तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए यहां पे क्या किया गया, जो है सो सशस्त्र विद्रोह वर्ड लाया गया कि भाई आंतरिक गड़बड़ी जिसमें कि उस शब्द के आधार पर कुछ उसका गैप का फायदा लेने का काम किया जाएगा, तो अब वो ना हो सके। ठीक है, तो यहां पे सशस्त्र विद्रोह जो है सो वर्ड यूज कर दिया गया, और फिर उसके बाद से तो ऐसी स्थिति बनी नहीं कि देश में आपात के काल की घोषणा हो। उसके बाद से लास्ट आपात वही है, उसके बाद से अभी तक जो है सो आपात की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि शस्त्र के साथ किसी क्षेत्र में विरोध हो जाए। ठीक है, जैसे कि सैनिक विद्रोह हो जाए कहीं पे, ठीक है, लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, ठीक है, और वो बड़ा रूप धारण कर ले, तो वैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, शस्त्र के साथ अगर विद्रोह कहीं पे हो जाए बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, तो वैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार इसका सहारा ले सकती है। ठीक है, तो मुख्य तौर पे पीछे के जो 42 अमेंडमेंट में जो चीजें की गई थी उसको बदला गया और कुछ नई चीजों को यहां पे ऐड करके जो है सो इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये जो है ये चीज यहां पे किया गया। ओके, तो ये 42 और 44 में ये बेसिक चीज है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है सो रहे हैं। ठीक है, ये जनता पार्टी की सरकार ने किया और ये जो है सो उससे पहले इंदिरा जी ने किया था। ओके, उसके बाद जो हुआ ये तो हम लोग कल डिस्कस किए थे। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट था 52। ठीक है, 52 जो था 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, दल बदल। ठीक है, दल बदल था ये कि अपना दल छोड़ करके दूसरे के दल में चले जाए। ठीक है, टीम चेंज कर लिया। ठीक है, जीत के आया किसी और पार्टी के सरकार से, किसी और पार्टी के टिकट पे, और ऑफर हुआ कि हमारे यहां आज मंत्री बना देंगे, तो दूसरे के यहां ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो ऐसे पहले होता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यानी कि जो लोग दल बदल लेते थे, अपना दल छोड़ के दूसरे के दल में चल जाते थे, ठीक है, तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया और दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, कि अब जो है आप अपना दल नहीं छोड़ सकते हैं, जो आपका टीम है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे लाया गया। ठीक है, इसमें वही ये चीज ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची जो है सो ऐड की गई थी, 10th शेड्यूल, कल बात किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची ऐड किया गया था और उसका विषय था दल बदल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, और उसके तहत यही था कि भाई आप अगर पार्टी बदलना है तो चुनाव से पहले बदल लीजिए। ठीक है, चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद आप टीम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि चुनाव के बाद आप चले गए किसी दूसरे टीम में और चुनाव से पहले किसी और टीम में थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, अस्थिरता आती थी। तो इस अस्थिरता से निपटने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट जो है सो पास किया गया था। ओके, हाँ, तो निर्दलीय हो तो कोई दल ही नहीं है, तो दल बदलने का, कोई दल ज्वाइन कर ले। निर्दलीय दल ही नहीं है कोई उसका। हाँ, क्या बाहर से सपोर्ट करता है, बाहर से सपोर्ट करता है। ठीक है, वो किसी दल का नहीं होता है, वो सपोर्ट करता है बाहर से। ठीक है, तो हाँ, हाँ, देखिए बिल्कुल होगा दल बदल। और ये क्या है कि अगर आप चुनाव जीत गए हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी के से चुनाव जीते हैं और सिंगल आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो दल बदल आप पे लागू होता है। ठीक है, और उसके तहत आपकी सदस्यता जा सकती है, जो आपका मेंबरशिप है हाउस का वो आपका छीन सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर किसी पार्टी से 2/3 लोग एक ही साथ निकल जाए तो फिर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, तो फिर ये लागू उस पर नहीं होगा। और ये चीज हमने अरुणाचल में बहुत स्पष्ट देखा है, मुख्यमंत्री समेत आ गए लो बीजेपी में, मुख्यमंत्री आ गया ले
मतलब वहां पे दिखे कि मुख्यमंत्री ये आ गया, बाकी को तो छोड़ दीजिए, सीएमए साहब अपना पूरा विधायक लेकर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो अगर बड़े स्तर पर ऐसा होता है तो ये कानून भी वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। ये इंडिविजुअली या 2-4 लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो जरूर वहां पे ये जो है सो चार्जेबल होगा और ये इंपोज होगा। जैसे कि आपने देखा था मध्य प्रदेश में हुआ था, तो क्या हुआ, चुनाव, फिर से चुनाव हुआ और फिर से जो लोग जीते वो जाकर के जो है सो विधायक बने, ठीक है, फिर से उनके सीट पे चुनाव हुआ। तो इसके तहत रद्द हो सकता है, आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, ठीक है, अगर इसका उल्लंघन होगा तो। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये पास किया, क्योंकि 1985 से पहले ऐसा खूब होता था, भर भर के होता था कि लोग जीत के आए किसी और पार्टी के टिकट पे और फिर देखे कि अब इसका सरकार तो बन नहीं रहा है, दूसरे का सरकार बन रहा है, तो उसी के सरकार के साथ मिलकर के सरकार में मंत्री बन गए। ठीक है, प्रोसीड नेक्स्ट। 56 बहुत आसान, 36-56 बताए थे, 36-56 1987, ठीक है। तो इसके तहत गोवा जो था वो पूर्ण राज्य बन गया। 25 ठीक है, 25 नंबर का ये भारत, मतलब 25 नंबर है इसका राज्य बनने के क्रम में, ठीक है। तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा ये जो है सो राज्य बना था। ओके, ठीक है। हाँ? ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन, अच्छा चलिए। तो ये जो है ये, हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, आप निकल जाओ, लाइव तो चल रहा है, देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। हाँ तो जाए ना, लाइव चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, किसका, ये 25 नंबर का स्टेट है गोवा, ठीक है। गोवा जो है सो पूर्ण राज्य बना इसके तहत, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद 61 ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1989, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो है इसमें जो हुआ, इसमें मतदान करने की जो आयु है 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई, ठीक है। तो ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एडल्ट एज फ्रेंचाइजी जो है वो क्या कर दिया गया, 21 पहले हुआ करता था, अब उसको 18 कर दिया गया, 18+, ठीक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। एडल्ट एज फ्रेंचाइजी जो है, वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा जिसको बोलते हैं, ये पहले 21 साल हुआ करता था, अब उसको 18 कर दिया गया, ठीक है, कि 18+ अगर आप हैं तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। और इससे बहुत सारा बदलाव हुआ था, इससे इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ। पहले इलेक्शन कमीशन एक ही सदस्य संस्था होती थी, जैसे ही ये अमेंडमेंट हुआ बहुसदस्यीय हो गई, फिर एक सदस्य हुई, फिर जाके 1993 में बहुसदस्यीय हुई थी, ठीक है। और अभी 3 लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अचानक से वोटर्स का नंबर बढ़ गया था, हुआ ना, जब ये 3 साल कम हुआ तो नंबर इंक्रीज हो गया वोट देने वालों का, तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया, तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ा तो इलेक्शन कमीशन की संरचना में भी परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है सो 1989 के तहत वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो है सो कर दिया गया था, ठीक है। मिनिमम जो आपका आयु सीमा है उसको 21 से कम करके 18 किया गया, और अब 18+ जो भी लोग हैं वो वोट्स करते हैं, ठीक है। और ये बहुत रिपीटेड तौर पर एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन से जो है सो वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की गई थी। ओके, नेक्स्ट 69 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया,
ठीक है, दिल्ली जो है वो एनसीआर घोषित हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, कुछ एरिया कवर है, ठीक है, और उस एरिया को उसके एनसीआर के अंतर्गत रखा जाता है कि यह राजधानी क्षेत्र में माना जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, यही है कि भाई उसको जो है, और साथ ही इसमें एक चीज और हुआ कि ये स्टेट बन गया, मतलब कि यूटी के साथ विधानसभा हुआ इसमें, यूटी के साथ जो है, जैसे अभी है ना दिल्ली, ये पुडुचेरी है, दिल्ली है, और अभी जम्मू कश्मीर में कि भाई यूटी होगा, लेकिन यूटी के साथ साथ विधानसभा भी होगा, ठीक है, विधानसभा भी वहां पे होगा, तो ये चीज भी इसके साथ किया गया था। ओके, तो और ये एनसीआर दिल्ली, ये बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया था, ठीक है, तो वो जो था वो कौन सा था, 69 था, ठीक है, 69 1991, ठीक है, क्या हुआ? यही बैठ गया, हाँ छुट्टी कर दे। अभी तो और है, सरकार को लेटर लिखिए एक, ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा।